हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, आप आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो अगर बेसिक पेपर पैटर्न देख लिया जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में भी और कांस्टेबल में भी, जिसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के। तो दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों के ही जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एसआई और कांस्टेबल के जितने भी मैं पेपर कवर करा चुकी हूँ आप लोग जाके वो देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के हम लोग जीके के। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार का अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसए। ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को सी यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 100 करोड़। ये दोस्तों न्यूनतम पूंजी बताई गई है, 100 करोड़। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होती है और एक भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इत्यादि किसी भी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन यह छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है। पद्मिनी या पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सित्तान वाशल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म से। दोस्तों, सित्तान वासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सित्तान वासल की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। सित्तन वासल गुफाएं तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। सित्तान वासल की चित्र पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा ने 600 से 625 ईस्वी के द्वारा बनवाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1910 से 1920 के मध्य। 1910 से 20 का दशक मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय मूक फिल्म थी जो 1913 में रिलीज हुई थी और जिसका निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 20(1) में भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20 के 2 में है दोहरे दंड से संरक्षण और अनुच्छेद 20 के 3 में है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी या कैसी आप लोग किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, आप लोग किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या कौन से सब्जेक्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और दोस्तों जो लोग भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने आरआरबी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो प्लेलिस्ट लेके आई हूँ मैं, जिसमें आरआरबी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसकी सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस एनालाइज करने में बहुत आसानी रहेगी और आप लोगों को किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और उसके किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग उन वीडियोस को देख के अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 139 नहीं दोस्तों ये थोड़ा गलत है, अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल 32 को भी इसमें पढ़ा जाता है। आर्टिकल 32 में हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण है जो उच्चतम न्यायालय के जारी कर सकते हैं। और 226 में दोस्तों अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली पकड़ने के लिए। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक उत्तरी सागर के एक उथले क्षेत्र में इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा सैंड बैंक है। यह मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज्य स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है रुपए में? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 करोड़। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपए है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हेप्टाथलॉन एक 7 इवेंट की प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक और 200 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस सीरीज का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल से। भारत सरकार ने फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2017 के अवसर 10 फरवरी 2017 को फीफा के सहयोग से मिशन 11 मिलियन नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 मिलियन छात्रों, अभिभावकों, प्रशिक्षकों, शिक्षकों आदि को जोड़ना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल बरूनी
के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी में लिखी गई अल बरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, सामाजिक संगठन का विस्तृत वर्णन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एंटीबॉडीज। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीबॉडीज विशेष तरह की श्वेत रक्त कोशिकाओं से स्रावित होने वाली वी आकार के प्रोटीन होते हैं, जिनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस यानी कि जाली एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बिंदुओं के रूप में परमाणुओं, आयनों व अणुओं की सममिति त्रिआयामी संरचनात्मक व्यवस्था है। क्रिस्टल जाली में प्रत्येक परमाणु, अणु या आयन को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को जालक स्थल या जाली बिंदु कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाही कार्यशाला। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ शाही कार्यशाला होता है। ये कारखाने शाही स्थापना के अंग थे। ये शाही घराने और दरबार के उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। प्रायः यहाँ पर बहुत महंगी और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण होता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्री। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन दोस्तों स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटोमेट्री। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। और यह योजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई और रूफटॉप वर्षा जल संचयन छत पर वर्षा जल संग्रहण की तकनीक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य से मिला? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दोस्तों इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, झूम कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को झूम कृषि कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पामलू मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़ में और बेवर या दहिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी केरल। दोस्तों इन नामों से इन राज्यों में झूम कृषि को बुलाया जाता है, यानी कि पामलू मणिपुर में झूम कृषि को पामलू नाम से बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा और बेवर या दहिया कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल में। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग इसके नेक्स्ट
वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।